नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं एस एम ज़फ़र साहब, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर खुर्शीद अहमद और मेरे साथ हैं आसिया रियाज साहिबा। और वक्फे से पहले एस एम ज़फ़र साहब ने और आसिया रियाज ने इस दिलचस्प बात की तरफ इशारा किया कि वो पाकिस्तान में तमाम तज्ज़िया निगार, पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें गुज़श्ता 20, 15, 30 साल से ग़ालिबन ये कह रही हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट एबॉलिश करने का फैसला पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 में कर दिया गया था, लेकिन दर हकीकत तहकीक की शो करती है, फैक्ट्स का एनालिसिस ये शो करता है कि इस किस्म की कोई कमिटमेंट 1973 के आइन में नहीं दी गई थी। यहीं से अपनी हम बहस का दोबारा आगाज़ करते हैं। जी आसिया। जी, मैं यही अर्ज करी थी कि जो भी करना है हमें, उसके पीछे नेचुरली कुछ रिसर्च होनी चाहिए कि सूबे कितनी जिम्मेदारी इस वक्त जो उनके पास है वो कितनी खूबी से अंजाम दे रहे हैं। आप इस बात पे पिक करनी थी जो कि एजी साहब कहते हैं कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट एबॉलिश करने का फैसला करना था तो इन तमाम जमातों को कम से कम कोई इस पर रिसर्च करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए कि इसके इफेक्ट्स और इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसको एबॉलिश करने। जी, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होनी चाहिए। आई थिंक कमेटी के पीछे एक रिसर्च होनी चाहिए थी कोई भी फैसला करने से पहले। वो तो आई थिंक जिस वक्त बिल सामने आएगा तो उस वक्त पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या डिसीजन है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जहाँ तक कॉन्करेंट लिस्ट के दस्तूर में ये लिखे जाने का ताल्लुक है कि ये एबॉलिश किया जाएगा, ये बात सही है, दस्तूर में कहीं ये लिखा हुआ नहीं। लेकिन ये भी सही है कि उस वक्त से इस बात को पब्लिक में कहा गया है और मैंने इसको किसने कहा पब्लिक में? अगर दस्तूर में लिखा दस्तूर में लिखा नहीं जाता है चीज़ों को, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी मेरे इल्म की हद तक, जो अंडरस्टैंडिंग मेरे इल्म की हद तक हुई थी भुट्टो साहब में और वली खान साहब के दरमियान, और प्रोफेसर गफूर साहब भी इसके गवाह हैं कि ये बात आई थी और ये कहा गया था कि 10 साल के बाद इसको खत्म किया जाएगा, ये रिव्यू किया जाएगा। आप देखें ना सर, हम लोगों को जो बाद में एक नई जनरेशन आती है उसको तो बकायदा ये बताया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हर एक देख सकता था। देखिए ना, लेकिन अगर आपने बिलीव कर लिया देखे बगैर, मैं देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। मैं मानता हूं, मैं अपनी गलती को मानता हूं, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों हजारों लोग इस मुल्क में मौजूद हैं जो बांगे दोहल के कहते फिर रहे हैं पाकिस्तान में, कराची से खैबर तक, कि 1973 अभी मैंने आज सुबह ताज लंगा साहब से बात की जो एक सराय के लीडर हैं, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ सीईसी के मेंबर भी रहे हैं, एक अहम बंदे हैं, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भी बहुत बात करते हैं। वो भी बार बार ये कह रहे थे अपनी कॉन्वर्सेशन में कि 1973 के कानून में ये बात मंगा ली गई थी। कभी नहीं था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी और अंडरस्टैंडिंग रिव्यू की हो सकती है, एबॉलिश की नहीं हो सकती। ये अंडरस्टैंडिंग जरूर, ये तो हमेशा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू होगा। उसके बाद दूसरी बात देखिए ये है कि जहाँ तक कैपेसिटी का ताल्लुक है, मुझे एतराफ़ है कि सूबों की कैपेसिटी इस वक्त मरकज़ से कम है, लेकिन मरकज़ की अपनी जो परफॉर्मेंस है, इस पूरे जो जिम्मेदारियों उसकी सुपुर्द थी, वो कोई बहुत काबिल फ़ख्र नहीं। कैपेसिटी बिल्ड होती है जिम्मेदारी पड़ने के ऊपर। जो मुल्क की सुजस्ती सूरत हाल है उसके अंदर हमने ये सोचा कि इस वक्त इस इक़दाम को हम करें और उसके लिए एक ट्रांजिशन बात रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कल ये काम हो जाएगा, ताकि कैपेसिटी बिल्ड की जाए, ट्रांसफ़र हो सके रिसोर्सेज को। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो कॉन्करेंट लिस्ट और फेडरल लिस्ट पहले से मौजूद थी, उसमें कम अज़ कम मरकज़ में 14 ऐसी मिनिस्ट्रीज थी जिनके यहाँ होने का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो यहाँ थी, उन्हें डेवलप किया गया और सूबों को नहीं दिया गया। अच्छा, मैं आपको ताज लंगा साहब से मैंने यही सवाल पूछा, ताज लंगा साहब से मैंने सवाल पूछा कि भाई हिंदुस्तान में इतनी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इतना मसला नहीं है, पाकिस्तान में कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे एक रिलेटिवली वीकर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बावजूद पाकिस्तान में उसका फिर भी ज़्यादा बड़ा झगड़ा है, ऐसा क्यों है? ये मैंने उससे सवाल। इसलिए इम्प्लीमेंट कहते हैं ना कि हिंदुस्तान जमहूरियत है और इस बात से उसकी बात माननी चाहिए, तो हिंदुस्तान तो हकीकी जमहूरियत है ना। एक ये मसला, हिंदुस्तान हकीकी जमहूरियत है। हिंदुस्तान ने जो आइन में लिख दी खुद मुख्तारी, वो तो रियासतों को मिलती है ना वो खुद मुख्तारी, लेकिन पाकिस्तान में तो 33 साल मार्शल रहा। अब मार्शल तो जो होता है वो वफाक नहीं रहता। मार्शल में तो मार्शल जोन्स होते हैं, जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी, जोन्स होते हैं, और बची खुची सूबाई खुद मुख्तारी भी ख़त्म हो जाती है उनकी। लिहाजा पाकिस्तान की तारीख में आधे से ज़्यादा ज़िंदगी मार्शल होने की वजह से जो छोटे सूबे हैं उनका उस पर एतमाद नहीं वफाक पर। फिर चूँकि मार्शल मेनली पंजाब की एस्टेब्लिशमेंट जो है नाफिज करती है, तो छोटे सूबों का एतमाद ख़त्म हो गया। वाक़याती बात यह है कि 1935 के एक्ट में भी जो सूबों को अख्तियारात थे, मौजूदा पाकिस्तानी आइन में सूबों को 1935 के एक्ट वाले अख्तियारात भी नहीं है। 56 के आइन में दिए गए थे जो, वो भी अख्तियारात नहीं है। जो फेडरेशंस होती हैं, फेडरेशन जो वेल नोन फेडरेशंस हैं, अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है और ये है ऑस्ट्रेलिया है, इन ममालिक में फेडरेशंस में असूल ये है कि सिर्फ एक लिस्ट होती है, वफाकी लिस्ट।
باقی سب اختیارات جو ہیں صوبوں کے پاس ہوتے ہیں. ریزیڈوری لسٹ بھی نہیں ہوتی. ہندوستان میں ریزیڈوری لسٹ ہے اور وہ ریزیڈوری لسٹ مینلی سینٹر کے پاس ہے, لیکن پاکستان میں بھی ریزیڈوری لسٹ ہے, وہ بھی سینٹر کے پاس ہے. اب آپ بتائیں کہ پہلے تو وفاق کی لسٹ ہے, پھر کنکرنٹ لسٹ ہے, پھر ریزیڈوری لسٹ ہے, وہ بھی وفاق کے پاس ہے, تو پاکستان کے صوبوں کے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ اعتماد کی بہت کمی واقع ہو گئی ہے پاکستان کے سینٹر اور پاکستان کے پروونسز کی. اور میری تجربے کے مطابق اگر پاکستان کو بطور وفاق مستحکم مضبوط رکھنا ہے تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ صوبوں کو اسی آئینی کمیٹی میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری دے دیں اور کنکرنٹ لسٹ جو ہے اس کا خاتمہ کریں اور کوئی ریزیڈوری لسٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اب اس میں دیکھیں کہ اس میں بھی بڑی انٹرسٹ بات ہے کہ کچھ تو ان کے فیکٹس غلط ہیں. فار انسٹنس ریزیڈوری جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ریزیڈوری جو لسٹ ہے وہ فیڈریشن کے پاس ہے, پاکستان میں بھی. حالانکہ پاکستان میں جو ریزیڈل پاورز ہیں وہ پروونسز کے پاس ہیں. پاکستان میں 2 لسٹس ہیں, فیڈرل لسٹ ہے اور پاکستان میں ایک کانکرنٹ لسٹ ہے. پاکستان میں پروونشل لسٹ نہیں ہے. ہندوستان میں 3 لسٹس ہیں اور وہ اس کو بھی انہوں نے اگنور کر دیا. لیکن جو ان میں سب سے دلچسپ مجھے ان کی بات لگتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سارا مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ ہم مارشل لا لگتے رہے. بات درست ہے. غیر جمہوری دور کی وجہ سے یہ ڈیفیسٹ آیا ہوا ہے, کانفیڈنس کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. اور کنکرنٹ لسٹ کے صرف معاملے تک میں کہوں گا, کیونکہ بہت ساری سفارشات درست بھی آ رہی ہیں. کنکرنٹ لسٹ کے معاملے میں کہوں گا کہ ہم نے معلوم ایسا دکھائی دیتا ہے کہ فیوچر کو پاسٹ ایکسپیرینس کے مارگیج کر دیا ہے. یہ بڑا غلط ہو گیا. یعنی کہ ہمارا تجربہ جو تھا, ہمارا تجربہ تھا, جو تلخ تجربہ تھا, اس کو بنیاد بنا کر یہ صورتحال اور یہ سلوگن آگے بڑھا ہے کہ صوبائی خود مختاری اتنی بڑھا دی جائے کہ کنکرنٹ لسٹ بھی ختم کر دی جائے. صوبائی خود مختاری ضرور بڑھنی چاہیے, ان کے اختیارات پہ اضافہ ضرور ہونا چاہیے. کہاں تک ہونا چاہیے؟ ہماری پارٹی کا اور میرا موقف یہ ہے کہ صوبے بھی ضرور مضبوط ہوں اور فیڈرل بھی توانا رہے. یہ ناممکن ہے کہ ڈھیل ڈال. دیکھیں 3 قسم کی فیڈریشنیں چل رہی ہیں. ایک فیڈریشن آپ کہیں گے سینٹرلائزڈ, جس میں سینٹر کے پاس بہت پاور اور فیڈریشن ٹھیک ہے موجود ہے جتنی اس کو دے دی جائے اختیار. دوسری ہے ڈھیلی ڈالی فیڈریشن اور تیسری ہے پارٹیسپیٹری شیئرڈ فیڈریشن. ہم نہ ڈھیلی ڈالی کے حق میں ہیں اور نہ سینٹرلائز انتہائی مرکزی قوت والی فیڈریشن. تو اس لحاظ سے اگر تو پارٹیسپیٹری فیڈریشن رکھنی ہے, میرا اپنا موقف یہ ہے کہ اس میں کنکرنٹ لسٹ نہایت ضروری ہے. کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو تمام صوبوں کے درمیان برابر ہونے چاہیے. اگر کوئی صوبہ اس میں بالکل انتہا کی مختلف قسم کی قانون بنا لے یا صورتحال پیدا کر دے تو سینٹر کو, مرکز کو اختیارات. اس ایکسپلینیشن کے نتیجے میں کیا کہیں گے آپ جو اب دیے اسم ظفر صاحب نے, جو انہوں نے ایکسپلین کیا آپ نے؟ دیکھیے یہ تینوں ماڈل موجود ہیں تاریخ میں, لیکن یہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں بیڈ سولوشن نکال رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا, میرے خیال سے بیڈ ایکسپیرینس ضرور ہے, لیکن جو سولوشن ہم نکال رہے ہیں اس میں خطرات ضرور ہیں, لیکن اس میں امکانات بھی بہت ہیں. ایسا نہیں, ہماری پوری کوشش ہے کہ انسٹیٹیوشنز اور توازن. لیٹ می ٹیک اے بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں.